अध्याय 13 बुद्धकाल में राज और वर्ण समाज। भौतिक जीवन। उत्तरी भारत में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, इसका आभास पुरातात्विक साक्ष्य, साक्षात पाली ग्रंथों और संस्कृत सूत्र साहित्य के अध्ययन में पाया जा सकता है। पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तरी काली मध्यपालिश मध्याह्न अवस्था का प्रारंभ है। इस मध्यभांड को अंग्रेजी सापेक्षर NPPW अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। यह मृदभांड बहुत ही चिकना और चमकीला होता था। इसकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी और संभवतः इसका प्रयोग धनवान लोग भोजन पात्र के रूप में करते थे। इस मृदभांड में आमतौर पर लोहे के उपकरण पाए जाते हैं। विशाल शिल्पक्रम और कृषि क्रम में काम आने वाले उपकरण। इसी काल में धातु क्रम प्रचलन प्रारंभ हुआ। पक्की ईंटें और दल्लेदार कुएं का प्रयोग इस काल के मध्य अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी से शुरू हुआ। NPW काल में गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। हड़प्पाई नगर ईसा पूर्व 1900 आसपास अंतिम रूप से लुप्त हो गए थे। इसके बाद 1400 वर्षों तक भारत में कोई भी शहर नहीं पाया गया। ईसा पूर्व लगभग 5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदानों में नगरों के प्रकट होने के साथ भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। पाली और संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित अनेक नगरों को खोद निकाला गया है, जिसमें कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा है। हर एक में NPW युक्त था तथा उसकी मध्य अवस्था की बस्तियाँ और मिट्टी की संरचनाएं मिली हैं। पटना में लकड़ी के लकड़कोट यानी पैलेसाइट मिले हैं, जो मौर्य पूर्वकाल 7वीं-6ठी सदी के हो सकते हैं। मध्य गंगा घाटी के मैदानों में लकड़ी के बाड़ाबंदी का यह पहला उदाहरण है। घर अधिकतर कच्ची ईंट व लकड़ी के बने होते हैं, जो संभवतः मध्य गंगा के मैदानों की नम जलवायु से नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि पाली ग्रंथों में 7 मंजिले प्रासादों का उल्लेख मिलता है, परंतु वे कहीं भी नहीं पाए गए हैं। अब तक जो संरचनाएं निकली हैं वे भव्य नहीं लगती, लेकिन अन्य भौतिक अवशेष संकेत देते हैं। फिर ताम्रपाषाण संचित दूसरा मठबान PGW वाली बस्तियाँ की तुलना में उत्तरी काली राजस्थान मठभांड वाली बस्तियों की आबादी में भारी वृद्धि हुई। अनेक नगर शासन के मुख्यालय थे, पर उनका मूल प्रयोजन जो भी रहा हो, अंततः वे बाजार बन गए थे, जहाँ शिल्पी और वणिक बसते थे। कहीं कहीं तो शिल्पियों या कारीगरों की घनी आबादी हो गई थी। सद्रपुत्र कुंभ के पास वैशाली के शहर में कुंभकारों की 500 दुकानें थीं। शिल्पियों और वणिक दोनों ही अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियाँ बनाकर संगठित थे। हमें शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल कुम्हारों, केवल लुहारों, बढ़इयों, कर्मकारों और रंगकारों की श्रेणी का हुआ है। शिल्पी और वणिक दोनों अन्य नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। हम जानते हैं वाराणसी में वणिक लोग की गली थी। इस तरह से हाथी दांत के शिल्पियों की गली भी चर्चा है। इस तरह से श्रेणी व्यवस्था और स्थानीय के परिणाम स्वरूप शिल्पियों में विशेषीकरण आया। आमतौर पर शिल्प व दस्तकारी वंशागत थी, जिसके फलस्वरूप बेटा अपने कुल का व्यवसाय अपने पिता से सीख लेता था। शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं वणिक लोग दूर दूर तक ले जाते थे। 500 गाड़ी माल की चर्चा बार बार आई है। इसमें कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, बर्तन आदि सामान रहता था। इस काल में सभी प्रमुख नदी के किनारे व्यापार मार्गों के पास बसे थे, एक दूसरे से जुड़े थे। श्रावस्ती नगर कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा हुआ था। वाराणसी में बुद्ध के युग में महान व्यापार केंद्र थे। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी गया था। सौदागर पटना में गंगा पाट कर राजगीर जाते थे। वे नदी मार्ग से आधुनिक भागलपुर के निकट में चंपा भी जाते थे। यदि जातक कथाओं को आधार माने तो कौशल और मंदक के वणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। इसी तरह वे मथुरा से दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते थे। मुद्रा के प्रचलन के व्यापार को बढ़ावा मिला। वैदिक ग्रंथों में अनिष्क और सतमान शब्द मुद्रा के नाम माने जाते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होते हैं। वस्तुतः प्राप्त सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पहले नहीं थे। मालूम होता है कि वैदिक काल में लेन देन के काम वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता होगा। कभी कभी पशुओं का व्यवहार भी मुद्रा की तरह किया जाता होगा।
धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। आरंभ में सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, हालांकि कुछ तांबे के मिले हैं। ये सिक्के आहत कहलाते हैं क्योंकि ये धातु टुकड़े पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अंधजन आदि किसी वस्तु के आकृतियों पर ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। ठप्पा मारकर मारे जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। इन मुद्राओं में सबसे पुरानी उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है। ये आरंभ काल के कुछ सिक्के तक्षशिला में मिले हैं। पाली ग्रंथों से मुद्रा के कुछ प्रचलन के संकेत मिलते हैं और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। सिक्के का प्रबल इतना व्यापक हो गया था कि मेरे हुए चूहे का मूल्य भी सिक्के से आंका जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत पश्चात लिखने वाला के कला अशोक के करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। प्रारंभ में अभिलेख शायद पत्थर और धातु पे अंकित न होने के कारण लुप्त हो गए थे। लेखन में न केवल नियमों और कर्मकांडों का संकलन संभव है, बल्कि लोखा जोखा करना भी आसान हो गया था, जो व्यापार में, कर संग्रह में और बड़ी बड़ी वेतनभोगी सेना रखने में परम आवश्यक थे। इसी काल में सूक्ष्म मापन विषय ग्रंथ भी रचे गए, जो शुल्क सूत्र कहलाते हैं। ये ग्रंथ प्रमाणित करते हैं इससे पूर्व लेखन कला प्रचित हो चली थी। इन ग्रंथों से खेतों और घरों के सीमांकन में सहायता मिली है। यद्यपि NPBW की कोई ग्रामीण बस्ती नहीं मिली है। इस मध्यभाग की ठोकर बिहार के मैदानों और पूर्वी और मध्य उत्तर के मैदानों में 400 से अधिक स्थानों में पाए गए हैं। सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा के मैदान में शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण का होना हम सोच भी नहीं सकते। राजा, पुरोहित, शिल्पी, वणिक, प्रशासक, सैनिक, अधिकारी, अन्याय कार्यकर्ता, इन सबों का शहर में रहना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसके भरण पोषण के लिए कर, बलि और राजस्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो। नगरवासी कृषिकोत्तर लोगों का पेट ग्रामवासी कृषक भरते थे। इसके बदले में ग्रामवासियों को औजार, कपड़ा आदि वस्तुएं नगरवर्ती, शिल्पियों और व्यापारियों से मिलती है। कहा गया है कि गांव एक व्यापारी के नगर में एक श्रमिक के जिम्मे 500 हल रखे गए थे। अवश्य ये हल लोहे के फाल वाले होंगे। कौशाम्बी में NPBW में लोहे के कई औजार पाए गए हैं, जैसे कुल्हाड़ी, वसूला, छुरी, उस्तरा, कील, हंसिया। इनमें से कई तो लगभग ईसा पूर्व 6ठी-4ठी शताब्दी के स्त्रों में मिले हैं और लगता है उन किसानों के इस्तेमाल के लिए होंगे जो नकदी या जिनसे कीमत चुकाकर उन्हें खरीदते होंगे। पाली ग्रंथों में अनगिनत गांवों का उल्लेख है और लगता है नगर गांवों के समूहों के बीच बसते थे। प्रतीत होता है कि किसी ऐसे सांकेतिक ग्रामीण बस्तियाँ थी जहाँ सभी लोग एक जगह बसे हों और उनके खेत अधिकतर बस्ती के बाहर फैले हों। सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मध्य गंगा के मैदानों में उभरी। पाली ग्रंथों में गांव के 3 भेद किए गए हैं। प्रथम कोटि में वे सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्ण और जातियों का निवास है। ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक मालूम पड़ती है। इनका मुखिया उपभोजक कहलाता था। द्वितीय कोटि में ऐसे उपकरणी गांव थे जिनमें शिल्पी ग्राम कह सकते हैं, जैसे वाराणसी के निकट एक बढ़ई का गाँव या रथकार ग्राम। अवश्य ऐसे गांव अन्य गांवों के लिए बाजार का काम करते होंगे और नगरों को देहात से जोड़ते होंगे। तृतीय कोटि में सीमांत ग्राम आते हैं जो जंगलों में संलग्न देहातों की सीमा पर बसे होते हैं। इन गांवों के निवासी मुख्यतः बहेलिया और शिकारी होते थे जो अपना आहार बटोर कर जीते थे। गांव की भूमि खेती के लिए उपयुक्त टुकड़ों में विभाजित करके हर परिवार के बीच बटी रहती थी। हर परिवार अपने अपने हिस्से के खेतों में अपने परिवार के लोगों को या आवश्यकता अनुसार कृषि मजदूरों को लगाकर खेती करता था। खेतों को घेरने और सिंचाई की नहर बनाने का काम ग्राम प्रमुख के तत्वाधान में किसान लोग मिलजुल कर करते थे। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर राजस्व के रूप में चुकाते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे और आमतौर पर किसान और राज्य दोनों के बीच में कोई दरमियानी हकदार नहीं होता था, परंतु कुछ गांव ब्राह्मण और वणिकों का उपयोग करने के लिए सौंपे हुए थे। खेत में ऐसे बड़े बड़े टुकड़े भी सूचना है जहाँ दासों और कृषि मजदूरों को लगाकर खेती कराई जाती है। धनी किसान गृहपति परिशब्द कहलाते हैं जो लगभग वेश्यों के ही एक उपवर्ग में आते थे। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में पैदा होने मुख्य अनाज चावल था।
पाली ग्रंथों में नाना प्रकार के धानों और धन केतुओं का वर्णन है। इस काल में पाली और संस्कृत ग्रंथों में रोपाई का पर्यायवाची शब्द मिलता है और लगता है कि धान की रोपाई की प्रणाली बुद्ध के युग में व्यापक रूप में प्रचलित हो गई थी। धान की रोपाई या पानी में धान उपजाने की प्रणाली में उत्पादकता की भारी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त किसान ने जो दलहन, ज्वार, कपास और ईख की भी खेती करते हैं। लोहे के फाल के प्रचलन के फलस्वरूप इलाहाबाद और राजमहल के बीच जड़ और मिट्टी की उर्वरता के फलस्वरूप खेती में भारी उन्नति हुई। तकनीकी ज्ञान नगरीय और ग्रामीण अर्थतंत्र की प्रगति का मूल मंत्र बन गया। मध्य गंगा घाटी में वर्षों पोषित जंगलों से भरे कड़ी मिट्टी वाले प्रदेशों को सफाई, खेती और बस्ती के उपयुक्त बनाने में लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लोहार ये जानते थे कि लोहे के औजारों को कड़ा कैसे बनाएं। राजघाट वाराणसी में मिले कुछ औजारों से प्रकट होता है कि सी भूमि और मयूर वन से मिलने वाले लोह एस्कम से बनाए जाते थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लोग देश की समृद्ध लोह खानों से परिचित थे। इसमें शिल्प काम और कृषि काम के लिए औजारों की उपलब्धि अवश्य बड़ी होगी। भौतिक अवशेषों और पाली ग्रंथों के अध्ययन से अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर उभरती है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भिन्न है। उस अर्थव्यवस्था से भिन्न जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कई ताम्रपात्र समुदाय में पाई जाते हैं। इस क्षेत्र में हम समृद्ध खाद्य उत्पादकता अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी पर फैलती है सबसे पहले दिखाई देती है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें न केवल सीधे उत्पादों का भरण पोषण होता था बल्कि बहुत सारे अन्य लोगों का भी होता था। न किसान थे न शिल्पी थे। इस अर्थव्यवस्था में करों की नियमित वसूली और लंबे समय तक के लिए सेना का रख रखाव संभव हुआ। इसी से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसमें बड़े जनपद राज्य बन गए और टिक सके। प्रशासन पद्धति जो इस काल में बहुत से राज्य देखते हैं उनमें से केवल कौशल और मगध शक्तिशाली हुए। दोनों क्षत्रिय वर्ण के आनुवंशिक राजाओं द्वारा शासित सर्वा संपन्न राज्य थे। जातकों से अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से ज्ञात होता है कि जनता अत्याचारी राजा और उनके प्रधान पुरोहितों को गद्दी से उतार देते थे और उनकी जगह नए राजाओं को उठाती थी। परंतु निष्कासन की घटना उतनी ही विरल थी कि जितने निर्वाचन की। राजा के पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी। उसके जान माल का रक्षा का विशिष्ट प्रबंध होता था। वह बुद्ध जैसे धार्मिक महापुरुषों के आगे ही नतमस्तक होता था। राजा प्रथमतः युद्ध नेता होता था और राज्य के लिए विजय पर विजय करता था। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके अच्छे उदाहरण हैं। राजा अनेक अधिकारियों की सहायता से शासन करता था जो ऊपर से लेकर नीचे गांव के प्रधान तक क्रमबद्ध रहते थे। उच्च कोटि के अधिकारी महामात्य कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार और अंतपूर्व प्रधान के कार्य। शायद आयुक्त नाम से विद्युत अधिकारियों का वर्ग कुछ राज्यों में इसी तरह से कार्य करता था। प्रशासन में मंत्रियों की भूमिका बड़े महत्व की थी। मगध का वर्षकार और कौशल का दीर्घ चरायन सफल और प्रभावी मंत्री हुए। इनमें से पहले के लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवियों के बीच फूट का बीज बोकर लिच्छवी गणराज्य पर अजातशत्रु का प्रभुत्व दिलाया और दूसरे ने कौशल के राजा पर भारी सहायता की। जान पड़ता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग से चुने जाते थे। समानतः वे राजा अपने गोत्र के लोगों से नहीं ले जा सकते थे। अब वैदिक काल जैसा वांध्य राजतंत्र नहीं रहा। कौशल और मगध दोनों चांदी की आहत मुद्रा के प्रश्न के बावजूद प्रभावशाली ब्राह्मणों और शेटियों के पारितोषिक के तौर पर राजस्व ग्राम दिए जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें अपने गोत्र से लोगों से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह आवश्यक था। यह ऐसे दान में दानग्राही को केवल राजस्व वसूलने का हक दिया जाता था, शासन करने का नहीं। ग्रामांचल का प्रशासन गांव के मुखिया के हाथों में रहता था। आरंभ में कबीलाई लड़ाकू टोली के नेताओं के रूप में काम करता था, इसलिए वह ग्रामीण कहलाता था, जिसका अर्थ ग्राम या कबीलाई लड़ाकू डाकू का नेता होता था। अब जीवन के में स्थिरता आ गई थी। हल से खेती करने की प्रणाली जम गई थी। कबीलाई लड़ाकू टोली स्थायी रूप से कृषक हो गई थी। अंततः मौर्य युग के काल ग्रामीण अपना रूप बदलकर गांव का मुखिया हो गया था। गांव का मुखिया विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे ग्राम भोजक, ग्रामीण, पद्मनाम, श्रीलंका आदि चलता है।
कहा जाता है कि बिम्बिसार ने 86,000 श्रमिकों को आहूत किया। संख्या कहावती हो सकती है, लेकिन इससे प्रकट होता है कि ग्राम प्रधान का बड़ा महत्व था और उसकी प्रजा के साथ सीधा संबंध रहता था। वह ग्रामवासियों पर कर निर्धारित करता था, वसूलता भी था और अपने इलाके में शांति व्यवस्था भी बनाए रखता था। कभी कभी अत्याचारी ग्राम प्रधान को गांव के लोग दंड भी देते थे। सेना और कराधान। राज्य की शक्ति की वास्तविक वृद्धि का संकेत इस बात से मिलता है कि उसकी पैसा पर या वैतनिक सेना कितनी बड़ी है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 वार वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। अश्वचलित रथ का महत्व उत्तर पूर्वी ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत में भी घटता जा रहा था, जहाँ उसका प्रचलन वैदिकजनों ने किया था। पश्चिमोत्तर भारत में शासक लोग बहुत कम हाथी रखते थे, जबकि उनमें से बहुतों के पास उतने ही घोड़े थे जितने कि मगध नरेश के पास। भारी संख्या में हाथी रहने से ही मगध के राजा अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। भारी स्थायी सेना का भरण पोषण राजकोष से करना होता था। हमें ज्ञात है कि नंद राजाओं के पास अपार संपत्ति थी, इसी के बल वो सेना का भरण पोषण करने में सामर्थ्य थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि किन किन विशेष उपायों से इतना कर संचय कर पाते थे। राजकोष प्रणाली ठोस नींव पर खड़ी थी। योद्धा, पुरोहित अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण करों से मुक्त थे। कर का सारा बोझ किसानों के सिर पर था, जिसमें अधिकतर वैश्य या गृहपति थी। वैदिक काल में कबीले के लोग अपने अपने सरदार को स्वेच्छापूर्वक बलि अर्पित करते थे और बुद्ध के युग में आकर किसानों द्वारा अनिवार्य रूप से देय हो जाता था। उसकी माँ वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त जो बलि साधक कहलाते थे। जान पड़ता है कि राजा किसानों से उनकी उपज का छठा भाग कर के रूप में वसूलता था। करों का निर्धारण वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा कर्मचारी करते थे। लेखन के प्रचलन से कर निर्धारण और कर संग्रह की सुविधा हुई। आहत मुर्दाओं की अनेकायन विधियों के मिलने से स्पष्ट होता है कि भुगतान नगद और जिन्स वस्तुओं दोनों के रूप में होता था। पूर्वोत्तर भारत में धान के रूप में चुकाया जाता था। इन करों के किसानों को राजा के काम में बिगाड़ देना पड़ता था। जातक कथाओं में आया है कि कर के दुर्भाव भाग से बचने के लिए किसान राज छोड़ देते थे। शिल्पियों और व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। शिल्पियों से महीने में एक दिन राजा के लिए काम कराया जाता था और व्यापारियों से उनके माल की बिक्री पर चुंगी वसूली जाती थी। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौलिक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। प्रादेशिक और जनपदीय राज्यों की स्थापना ने पहले सभा और समिति को समाप्त कर दिया और इस तरह जनसभाएं उत्तर वैदिक काल में विलुप्त हो गई। चूँकि ये सभा समितियाँ कबीलाई संगठन थे, इसलिए जो कबीले विकसित होकर वर्ण में विलीन हो जाते अपनी पहचान खोते गए, त्यों उक्त संगठन शिथिल होते लुप्त हो गया। कबीलाओं का स्थान वर्णमूलक और जातिमूलक संविधान ने लिया। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने जाति विनियमों और कुलाचारों को समुचित महत्व दिया। फिर ये नियमक सामाजिक विषयों तक सीमित रहे। जनसभाएं एक ऐसे छोटे छोटे राज्यों में सफल हो सकती थी जहां कबीलों के सभी सदस्य आसानी से जुटाए जा सकते हों, जैसा कि वैदिक काल में संभव रहा है। कौशल और मगध जैसे बड़े बड़े राज्यों में उदित होने के बाद ऐसी बड़ी जनसभाएं आयोजित करना संभव नहीं रहा जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों और साम्राज्य से विभिन्न भागों के लोग जुड़ सके। महज आवागमन की कठिनाई ही इतनी थी कि नियमित बैठकें भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी पुरानी जनसभाएं कबीलाई कवायती थी और नए राज्यों में बसे देदीकेतर कबीलों को उन सभाओं में स्थान नहीं दिया जा सकता था। इस तरह परिवर्तित स्थिति में पुराने जनसभाओं पर टिका रहना असंभव जैसा था। उनकी जगह परिषद नाम पर एक छोटी सी समिति बनी जिनमें केवल ब्राह्मण ही सदस्य होते थे। इस काल में सभाएं तो रही, किंतु एकांतित राज्यों में नहीं। वे शाक्य, लिच्छवी आदि के छोटे छोटे गणतांत्रिक राज्यों में चालू रहे। गणतांत्रिक प्रयोग गणतांत्रिक शासन पद्धति में या तो सिंधु में रही या पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के अंतर्गत हिमालय के तराई में। सिंधु घाटी में पाए गए गणराज्य वैदिक कबीलों के अवशेष ही रहे होंगे। हो सकता है कुछ गणराज्यों ने एक तांत्रिक राज्यों का स्थान लिया हो। कुछ मामलों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कबीलाई समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित रहे होंगे, जिसमें एकल राजा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। गण राज्यों में वास्तविक सत्ता कबीलाई अल्पतंत्रों के हाथ होती थी। शाक्य और लिच्छवी के गणराज्यों में शासक वर्ग एक ही गोत्र या एक ही वर्ण का होता था। वैशाली के लिच्छवियों ने सभाघर में 7,707 प्रतिनिधि बैठते थे।
लेकिन ब्राह्मण में इसमें शामिल नहीं थे। मौर्योत्तर काल में मालवा और शूद्रकों में गणराज्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक नागरिकता सीमित थी। दास और मजदूरों को इस तरह बाहर रखा गया था। पंजाब में व्यास की नदी के तटवर्ती एक राज्य ऐसे लोग के सदस्य हो सकते हैं जो राज्य में कम से कम एक हाथी दे सके। सिंधु घाटी में अल्पतांत्रिक राज्य का ये अच्छा उदाहरण है। शाक्यों और लिच्छवी का प्रशासन तंत्र सरल था। इसमें राजा, उप महाराजा, सेनापति, भंडाग्र, राजा, कोषाध्यक्ष होते हैं। कहा गया है कि लिच्छवी गणराज्यों में एक के ऊपर एक 7 न्यायपीठ होते थे। एक ही मामले की सुनवाई बारी बारी से 7 बार करते थे। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसे होने पर विश्वास करना कठिन है। जो भी हो, बुद्ध के युग में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनका शासन आधुनिक राजा नहीं करते थे, बल्कि जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी लोग करते थे। इस प्रकार प्राचीन गणराज्यों के लोगों का राजनीतिक सत्ता में बराबरी का हिस्सा भी भले ना हो, परंतु भारत में गणतंत्र की परंपरा प्राचीन बुद्ध के युग तक चली आ रही है। गणतंत्र और राजतंत्र के बीच बहुत सी भिन्नता है। राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदार एकमात्र राजा होता था, जबकि गणतंत्र में इसका दावेदार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था, जो राजन कहलाता था। 7707 में लिच्छवी राजाओं ने हर एक का अलग अलग कोषागार और प्रशासन तंत्र था। प्रत्येक राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना होती थी और राज्य सीमा के भीतर प्रजा का समूह या समूह को शास्त्र करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कबीलाई अल्पतंत्र में हर राजा को अपनी छोटी छोटी सेना और अपने सेनापति के अधीन रख सकता था, ताकि वो एक दूसरे का मुकाबला कर सके। राजतंत्र में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था, परंतु आरंभिक गणराज्यों में उनका कोई स्थान नहीं था। न ही उन्होंने धर्मशास्त्रों में इस तरह के राज्यों को मान्यता दी थी। अंत में गणराज्य और राजतंत्र के बीच मुख्य अंतर यह था कि गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, ना कोई एक व्यक्ति, लेकिन राजतंत्र में यह काम एक व्यक्ति करता था। गणतंत्र की परंपरा मौर्य काल से कमजोर होने लगी। मौर्य काल में एक तांत्रिक राज्य कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थे। प्राचीन मनुष्यों में राजतंत्र को ही प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। यह राज्य शासन और राज्यसभा को एक समझते थे, क्योंकि बुद्ध के युग में राज्य सुप्रतिष्ठित हो चुका था। विद्वान लोग इसके उद्भव पर विचार करने लगे थे। प्राचीन बौद्ध पालिकन दीर्घनाय में बताया गया है कि पुरातन आग काल में मनुष्य सुख से रहते थे। धीरे धीरे वो धनवान होते गए और घर बनाकर अपनी स्त्रियों के साथ रहने लगे। तब से धन और स्त्री को लेकर आपस में झगड़े होने लगे। झगड़ों को दूर करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को अपना प्रमुख चुना, ताकि वो शांति की व्यवस्था और लोगों की रक्षा कर सके। रक्षा के प्रतिफल में उन्होंने अपने प्रमुख को अपने धान्य से कुछ दिन रहने की प्रतिज्ञा दी। वही प्रमुख राजा कहलाया और इस प्रकार राजा का जन्म हुआ। सामाजिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबीलाई कानून चलते थे, जिसके वर्ग भेद में कोई स्थान नहीं था, लेकिन इस काल में आकर कबीलाई समुदाय अस्पष्टता 4 वर्णों में या फिर वर्णों में बढ़ गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अतः धर्म सूत्रों में हर वर्ण के अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और वर्ण भेद के आधार पर व्यवहार विधि और दंड विधि तय हुई। जो वर्ण जितना ऊंचा था उतना ही पवित्र माना गया। व्यवहार और दंड विधि में उतने ही उच्च कोटि के नैतिक आचरण की अपेक्षा की गई। शूद्रों पर हर प्रकार की अपात्रता ला दी गई। वे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिए गए और समाज में सबसे नीचे दर्जे में रखे जाते थे। उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार न रहा। वे यदि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों के प्रति अपराध करते तो अधिक कठोर दंड पाते थे। दूसरे शूद्रों के प्रति किए गए अपराधों का हल्का दंड होता था। धर्मशास्त्रकारों ने प्रचार किया, शूद्रों का जन्म सृष्टिकर्ता के चरण में हुआ है, इसलिए उच्च वर्ण वाले विशेषतः ब्राह्मण शूद्रों के संपर्क से परहेज करते थे। उनका छुआ खाना नहीं खाते थे, उनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं करते थे। शूद्र किसी ऊंचे पद पर नहीं रखा जा सकता था और उनसे किसी महत्व यह है कि शूद्रों को दास, शिल्पी और कृषि मजदूर के रूप में द्विज की सेवा करने को कहा गया। इस विषय में जैन बौद्ध संप्रदाय में उनकी स्थिति नहीं सुधरी। उन्हें नए संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
नहीं थी। नए धार्मिक प्रवेश की अनुमति भले ही दे दी गई हो, लेकिन सामान्य स्थान नीचे ही रह गया। कहा जाता है गौतम बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए और क्षत्रियों की सभा में गए और गृहपतियों की सभा में भी गए, लेकिन शूद्रों की सभा में उनके जाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। दीवानी और फौजदारी मामलों में राजा के प्रतिनिधि देखते थे कि झटपट कठोर दंड दे देते थे, जैसे कोड़ा लगाना, सिर काट देना, जीभ खींच लेना। बहुधा फौजदारी मामलों में दंड का विधान बदल देने की भावना प्रेरित थी, अर्थात आँख फोड़ने वाले की आँख निकाल ली जाती और दांत तोड़ने वाले के दांत। ब्राह्मण के विधि ग्रंथों में नियम बनाते समय विभिन्न वर्णों के सामाजिक स्थिति का ध्यान तो रखा ही गया था। उन वेदितर कबीलाई समूहों के रीति रिवाजों को भी अनदेखा न किया गया था, जो वर्णाश्रित ब्राह्मणवृत्त समाज में घुल मिल गए थे और जिनकी संख्या विजय अभियानों के फलस्वरूप बढ़ती जा रही थी। इनमें से कुछ देसी कबीलाओं की सामाजिक व्यवस्थाएं गढ़ लिए गए थे, उन्हें अपने ही नियमों में शासन करने की छूट दे दी गई थी। बुद्ध का युग कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इस काल में प्राचीन भारतीय राजतंत्र, अर्थतंत्र, समाज का अपना वास्तविक स्वरूप रेखा। कछार इलाकों में, खास पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के औजारों से होने वाली खेती के फलस्वरूप उन्नत अन्न उत्पादन अर्थतंत्र का जन्म हुआ। किसानों से कर वसूलना संभव हुआ और कर व बलि के नियमित वसूली के आधार पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए। इस प्रणाली को बनाए रखने की अर्थव्यवस्था रची गई, वर्ण व्यवस्था रची गई और हर वर्ण का कर्तव्य था कि स्पष्ट था कि वह इस व्यवस्था के अनुसार शासकों और योद्धाओं को क्षत्रिय कहा गया, पुरोहितों और शिक्षकों को ब्राह्मण बताया गया, किसानों करदाताओं को वैश्य कहा गया, श्रमिकों को उक्त तीनों वर्णों का सेवा करने वाला शूद्र कहा गया।